नमस्कार। हम राशियों के गुण और स्वरूप और उनकी प्रकृति को समझ रहे हैं। इससे पूर्व की क्लास में हमने राशियों की आकृति और उनके निवास स्थान के बारे में जाना और इससे हम किसी भी मनुष्य के बारे में क्या-क्या समझ सकते हैं, वह किस प्रकार आजीविका अर्जित कर सकता है, इस विषय को हमने जाना। आप यदि नियमित रूप से या क्रम से ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो आपसे कुछ मिस हो सकता है। हमने पिछली क्लास में 1 से 6 तक यानी मेष से कन्या राशि के बारे में जाना। आज हम तुला से मीन तक राशियों को उनकी आकृति और उनके निवास स्थान के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि की जो आकृति है वह हाथ में तुला लिए हुए एक मनुष्य की आकृति है। समाचार पत्रों में या अन्य कहीं यदि आपने इसकी आकृति देखी होगी तो वहां केवल एक तुला बना देते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो इसकी आकृति दी हुई है वो तुला एक मनुष्य के हाथ में है। तो चूंकि आकृति एक मनुष्य की है तो ये द्विपद, क्योंकि मनुष्य के 2 पैर होते हैं और इसका निवास स्थान वैश्य का घर अर्थात व्यापारी का घर बताया गया है। तुला अर्थात तराजू का उपयोग व्यापारी वर्ग, दुकानदार ये लोग करते हैं। इनका निवास स्थान इसलिए वैश्य का घर बताया गया है। अब इससे हम क्या गुण ले सकते हैं तुला से? इसकी आकृति से हमें जो गुण समझ में आता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही नाप तोल कर बात करने वाला या कोई भी कार्य, अब नाप तोलने का अर्थ होता है कि बहुत ही सोच समझ के कोई कार्य करता होगा, बहुत ही सोच समझ कर बातचीत करता होगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या व्यापारी व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होगा? वह नौकरी की बजाय व्यापार करना अधिक पसंद करता होगा। इसके अतिरिक्त हमने न्यायालयों में भी देखा है कि वहां एक देवी जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, उनके हाथ में भी तुला होता है। वहां चूंकि न्यायालय में कोई भी फैसला बहुत नाप तोल कर सोच विचार कर होता है, सब सबूत विषय को ध्यान में रखकर होता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति न्याय संबंधी किसी कार्य में हो सकता है? इन सब विषयों को हम इन सभी बातों को मिलाकर देखिए, हमारे शास्त्रों में बहुत तारतम्यता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ कह दिया गया और कहीं कुछ कह दिया गया। आप किसी भी राशि को जब देखेंगे, उसके प्रभाव को समझेंगे, तो जो पीछे बताया गया है उसको जोड़ते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। अब 8वीं राशि की यदि बात करें तो उससे जो हमें आकृति प्राप्त होती है वह एक बिच्छू की है। बिच्छू एक कीट होता है जो छिपकर रहना पसंद करता है। गांव में जहां कच्चे मिट्टी के मकान होते हैं, जब दीवारों की मिट्टी सूख जाती है तो वहां दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं और बिच्छू उन्हीं में छिपकर रहता है। खेतों में भी जब खेत सूख जाते हैं, वहां की मिट्टी सूख जाती है तो चटक जाती है और वहां भी कई छिद्र बन जाते हैं, कई दरारें बन जाती हैं, वहां भी बिच्छू पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में कंडे या उपले जो कि जलाने के लिए, जो गाय या भैंस के गोबर से बनते हैं, उनको सुखाकर जलाने में उपयोग में लाया जाता था। आजकल तो धीरे धीरे उनका प्रचलन बहुत कम हो गया है। तो जब उपले भी सूख जाते हैं तो उनमें भी दरारें पड़ जाती हैं और बिच्छू वहां भी पाए जाते हैं। तो बिच्छू का स्वभाव है छुप कर रहना। बिच्छू के 4 से अधिक पैर होते हैं तो हम इसे बहुपद मानते हैं, यानी बहुत पैरों वाला। इसका निवास छिद्र बताया गया है। अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति का स्वभाव होगा बातों को बहुत गुप्त रखना। उनके मन की बात आप नहीं जान पाएंगे। वो किसी भी बात को, किसी भी विषय को गुप्त रखने में महारत रखते होंगे। तो क्या वह ऐसे क्षेत्र में कार्य करना नहीं पसंद करेंगे जहां चीजों को छुपाना, जैसे जासूसी, खुफिया विभाग? तो इन बातों से आप किसी व्यक्ति का स्वभाव और वह किस प्रकार का कार्य करना पसंद करेगा या उसे किस प्रकार की आजीविका करनी चाहिए, तो इसका विश्लेषण हम बहुत आसानी से कर सकते हैं।
यदि आपने इन राशियों का जो मैं यहां आपको बता रहा हूं उसका अगर प्रभाव समझना हो तो प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली को देखिए, उनका लगन और राशि, राशि जो चंद्र राशि होती है उसे हम साधारण भाषा में राशि कह देते हैं कि मनुष्य की राशि क्या है। उनका लगन और चंद्र राशि दोनों ही वृश्चिक हैं क्योंकि चंद्रमा उनके लगन में ही स्थित है। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बातों को गुप्त रखने में कितनी महारत रखते हैं। सभी पत्रकार, टीवी चैनल दिन भर इसी बात की चर्चा करते हैं, मोदी जी क्या करेंगे, किसको हटाएंगे, अब क्या करेंगे, लेकिन कभी भी पहले से कोई भी उनके मन की बात नहीं जान पाता। अब हम अगली राशि पर आते हैं, धनु। 9 अर्थात धनु। धनु का भी वही है कि जब हम धनु राशि की आकृति किसी समाचार पत्र पत्रिका में देखते हैं तो वह एक धनुष छपा होता है, जबकि शास्त्रों में घोड़े पर सवार एक मनुष्य है और उसके हाथ में धनुष है जिसको उसने खींचा हुआ है। अब इस आकृति में हमें मनुष्य और घोड़ा यानी पशु दोनों दिखाई दे रहे हैं। पहले भाग में हमको मनुष्य दिखाई देता है, फिर दूसरे भाग में घोड़ा। अब इसको द्विपद और चतुष्पद दोनों ही राशि कहते हैं। अब इस विषय को हम कैसे समझेंगे कि एक राशि को द्विपद और चतुष्पद हम कैसे माने। देखिए, हमने पूर्व में बताया कि एक राशि का जो भाग होता है वो 30 डिग्री तक होता है। अब इन राशियों में ग्रह होते हैं क्योंकि ग्रह इस ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में अपनी अपनी गति अनुसार परिक्रमा कर रहे हैं, और जब वो परिक्रमा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो होंगे, यानी किसी ना किसी राशि के भाग में तो होंगे। तो यदि धनु में कोई ग्रह 0 से 15 डिग्री 0 से 15 डिग्री तक है तो हम कहेंगे कि वह ग्रह द्विपद राशि में है। और यदि वही ग्रह 15 से 30 डिग्री तक चल चुका है, जैसे हम किसी सड़क पर चलते हैं तो पहले हम 1 किलोमीटर चलेंगे, फिर 2 किलोमीटर चलेंगे, 3 किलोमीटर चलेंगे, ऐसे ही ग्रह चलता है। ग्रह 0 डिग्री से एक राशि में प्रवेश करता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे बढ़ता है। तो जब ग्रह 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होगा तब हम कहेंगे कि यह ग्रह चतुष्पद राशि में है। धनु राशि का जो निवास स्थान बताया गया है वह राजा या अधिकारी का स्थान बताया गया है। अब घोड़े पर सवार एक घुड़सवार है जिसके हाथ में धनुष है, यानी वह एक योद्धा है। अब वो योद्धा है तो उसमें साहस तो होगा ही, युद्ध करने में महारत हासिल होगी उसको, हथियारों से प्रेम होगा। तो इन चीजों को जोड़ते हुए हम अगर समझने का प्रयास करें और यहां पूर्व में जो पढ़ा है उसको भी जोड़ लें। धनु अग्नि तत्व की राशि है, क्षत्रिय वर्ण की राशि है, यानी साहस तो हमें वहीं समझ में आ गया था, युद्ध भी समझ में आ गया था। तो क्या ऐसा व्यक्ति सुरक्षा संबंधी कार्यों में होगा, या किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हो सकता है जहां हथियारों का निर्माण हो, या यदि और उसकी कुंडली का प्रभाव समझेंगे तो क्या कोई वो वैज्ञानिक हो सकता है जहां हथियारों के ऊपर रिसर्च होती हो। घुड़सवार, क्या वह घुड़साल में काम करता हो या जॉकी हो जो घोड़े को दौड़ाते हैं। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हुए इन चीजों को जोड़ते हुए, क्योंकि जब हम किसी एक मनुष्य विशेष की बात करते हैं तो उसके बारे में हम और भी बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, तब हम निर्धारित करते हैं कि वह किस कार्य में हो सकता है। लेकिन हमें राशियों के प्रभाव को नहीं भूलना है, शुरू से अब तक जो हमने बताया उनको जोड़ते हुए चला जाना है। और आप देखेंगे जैसे मैंने पूर्व में कहा कि ऐसा नहीं है कि शास्त्र में किसी पेज पर कुछ लिखा है किसी में कुछ, ऐसा नहीं है, चीजें आपस में जुड़ती चली जाती हैं। अब हम मकर राशि की बात करते हैं। मकर अर्थात मगरमच्छ, परंतु हमें जो इसकी आकृति प्राप्त होती है उसमें अगला हिस्से में हिरण दिखता है और पिछले हिस्से में मगरमच्छ दिखता है, परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने इस पर मगर का ज्यादा प्रभाव माना तो इस राशि का नाम ही मकर पड़ा। अब इसके आगे भी मैंने चतुष्पद और अपद दोनों लिखा है। कई विषयों में विद्वानों में बहुत मतभेद होता है, कोई विद्वान इसे अपद राशि मानते हैं क्योंकि उनका तर्क है कि आकृति में मगरमच्छ के पैर दिखाई नहीं देते।
परंतु कुछ का मानना है कि हिरण के चारों पैर दिखाई देते हैं, इसलिए चतुष्पद राशि मानी जानी चाहिए। अब इस चीज का अंतिम निर्णय आप अपने अनुसार जब आप अभ्यास करेंगे, आप किसी की कुंडली में ये सब चीजें लगाएंगे, तो आपको स्वयं भी समझ में आएगा कि मैं इसको क्या मानूं। लेकिन जो विद्वानों का मत है वो मत मैंने आपके सामने रखा। अब चूंकि हिरण आगे के भाव में है, तो 0 से 15 डिग्री, क्योंकि राशि 30 डिग्री है, उसके 2 भाग कर लिए हमने, तो अगले भाग में हमें हिरण दिखता है, तो 0 से 15 डिग्री तक ये राशि चतुष्पद कहलाएगी और 15 से 30 डिग्री तक अपद कहलाएगी, क्योंकि उसमें मगरमच्छ के पैर नहीं दिख रहे हैं। इसका निवास स्थान जलपूर्ण जंगल कहा गया है, क्योंकि देखिए हिरण रहता है जंगल में और मगरमच्छ रहता है जल में, तो जलपूर्ण जंगल है। अब चूंकि इस राशि पर मगर का अधिक प्रभाव माना जाता है, तो हम मगरमच्छ से क्या क्या समझ सकते हैं, हमें आकृति से ही नहीं, जिसकी आकृति है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं उनको भी समझना होगा। मगरमच्छ साफ पानी में भी रह सकता है और गंदे जल में भी रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जल संबंधी कार्यों में भी हो सकता है और ऐसे कार्य जहां गंदगी दलदल कीचड़ होती हो उसमें भी हो सकता है। जैसे वह मैरिन इंजीनियर भी हो सकता है, भवन निर्माण के कार्य में भी लगा हो सकता है, सिविल इंजीनियर भी हो सकता है, या कोई बड़ा अधिकारी हो या फैक्ट्री का मालिक हो, क्योंकि फैक्ट्री में भी जब लोग काम करते हैं तो वहां भी मशीनों से गंदगी लगती है, ग्रीस वगैरह लगता है। अब वह एक कारीगर के भी लग सकता है, मैकेनिक के भी लग सकता है और एक मालिक भी तो अपनी फैक्ट्री में जाते हैं, वहां पर निरीक्षण करने जाते हैं, सब देखने, तो कपड़ों पे गंदगी लग सकती है। उसी प्रकार भवन निर्माण में जो भी भवन निर्माण से जुड़े हुए लोग होते हैं वह भी गंदगी उसमें रहते हैं, वहां भी मिट्टी होती है, गारा होता है, कीचड़ होती है। और मालिक जो मकान बनवा रहा है या जो उस कंपनी का मालिक है वो भी जब निरीक्षण करने जाएगा तो उसके सामने भी ये स्थितियां होंगी। तो बाकी सब चीजों को मिलाकर ही हम अंतिम निष्कर्ष में पहुंचेंगे, हम जिसकी कुंडली देख रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जल संबंधी कार्यों में हो सकता है जहां पर गंदगी यानी कीचड़ दलदल इस तरह का विषय हो। मगरमच्छ का एक अन्य स्वभाव होता है कि वह पानी में घंटों घंटों शांत पड़ा रहता है और अपने शिकार को ताकता रहता है। जब उसे पूरा ये निश्चय हो जाता है कि अब मेरे वार से शिकार बच नहीं सकता, तो अचानक से हमला करता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो अगर इस बात को जोड़कर हम किसी व्यक्ति का विश्लेषण करें तो ऐसा व्यक्ति मौके पर चुपने वाला नहीं होगा, वह ऊपर से शांत अवश्य होगा, परंतु जैसा ही मौका आएगा वह एकदम तत्परता से उस पर टूट पड़ेगा, एकदम उस अवसर को जाने नहीं देगा। तो हम ये भी समझ सकते हैं। अब यदि हम अगली राशि की बात करें, कुंभ, जिसका नंबर 11 है, सिर पर घड़ा लिए मनुष्य, इसकी भी आकृति कहीं कहीं घड़े की प्राप्त होती है और कहीं सिर पर घड़ा लिए एक मनुष्य है और वह घड़ा रिस रहा है, उसमें से पानी रिस रहा है और वह मनुष्य के कपड़ों को भिगाता हुआ नीचे गिर रहा है। तो इस विषय से अगर हम समझें तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इस मनुष्य के प्रयास अधिकतर व्यर्थ जाते होंगे, जो मेहनत करता होगा उसका इसे फल उतना नहीं मिलता होगा। इसका जो स्थान बताया गया निवास स्थान कुम्हारों का स्थान। अब कुम्हारों का स्थान, तो क्या ऐसा व्यक्ति मूर्ति कला में या किसी भी ऐसी कला में, चित्रकला में प्रवीण हो सकता है या उसकी रुचि इन विषयों में हो सकती है। तो ऐसे ही हम विषय को, चीजों को जोड़ते हुए समझते हैं। अब इसमें भी मैंने द्विपद और अपद लिखा है, क्योंकि इसमें भी विद्वानों में बहुत मतभेद है। जो आकृति शास्त्रों में दी गई है उसमें मनुष्य के पैर नहीं दिख रहे, निचला हिस्सा नहीं दिखता है। तो कुछ लोगों का मानना है चूंकि ये पैर नहीं दिख रहे हैं इसलिए इसे अपद राशि मानना चाहिए। वहीं कुछ का मानना है कि चूंकि एक मनुष्य की आकृति है तो ये द्विपद राशि है और विशेष रूप से इसे हमें द्विपद राशि ही समझना चाहिए। अब हम अंतिम राशि 12 नंबर मीन राशि। मीन राशियों में 2 मछलियां हैं जो एक दूसरे से विपरीत अवस्था में, अर्थात एक का सिर दूसरी मछली की पूंछ की तरफ है और दूसरी मछली का सिर उसके विपरीत अवस्था में है, यानी दोनों तरफ मुंह है, दोनों तरफ पूंछ है,
जिधर एक मछली की पूंछ है उधर दूसरी मछली का सिर है, और जिधर दूसरी मछली की पूंछ है उधर पहली मछली का सिर है। मछली के पैर नहीं होते इसलिए ये अपद राशि है। मछली आपको पता ही है जल में रहती है, तो इसका निवास जल है। अब मीन राशि की सभी बातों को अगर हम जोड़ें जो हमने पूर्व में पढ़ी है, मीन राशि ब्राह्मण वर्ण की राशि है, जल तत्व की राशि है, यानी उसमें शीतलता निर्मलता तो पहले से ही है। मछलियों को भी हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है। हमारे यहाँ तो मत्स्य अवतार, भगवान ने मत्स्य अवतार भी लिया है, इसलिए मछलियों को देखना बहुत शुभ माना जाता है। तो उन चीजों को अगर हम सबको जोड़ें तो हम कह सकते हैं ये व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, ये धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाला होगा। तो राशियों की आकृति और उनके निवास स्थान से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। हम जितना इस विषय को अपने मन मस्तिष्क में बैठाएंगे उतना ही हम किसी राशि का विश्लेषण करने में समर्थ होते जाएंगे। अब यहाँ एक अन्य प्रकार से हमने जो अब तक पढ़ा है उसको थोड़ा समराइज कर देते हैं। और ये चतुष्पद, द्विपद, ये मनुष्य राशि है या चतुष्पद राशि है या जलचर राशि, इसका उपयोग विशेष रूप से प्रश्न शास्त्र में किया जाता है। अभी तक हमने जो जाना उसमें हमने मनुष्य राशि, जिन राशियों की आकृति में कोई मनुष्य की आकृति बन रही है वह मनुष्य राशि कहलाएंगी। जिन राशियों में किसी चौपाई यानी चार पैरों वाले जानवर की आकृति बन रही है वह चतुष्पद राशि कहलाएंगी। अब द्विपद या मनुष्य राशियां, मनुष्य राशि 3, मिथुन में स्त्री पुरुष का जोड़ा, कन्या, इसमें एक कन्या की आकृति है, तुला में एक मनुष्य तुला लिए हुए है, धनु, धनु 0 से 15 डिग्री यानी इसका पूर्वार्ध पहला हिस्सा वह एक मनुष्य का है। तो ये आधे यानी 0 से 15 डिग्री तक अगर कोई ग्रह धनु राशि में है तो हम कहेंगे वह मनुष्य राशि में है। इन्हीं राशियों को द्विपद राशि भी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त कुंभ, क्योंकि कुंभ में एक पुरुष की आकृति है जिसके सिर पर घड़ा है। अगर हम चतुष्पद राशि की बात करें तो हमें पता है मेष, उसमें एक मेढ़े की आकृति है, वृष, सिंह, वृष में बैल की आकृति और सिंह में सिंह की, शेर की। धनु का उत्तरार्ध एक घोड़े की आकृति है ना, धनु का उत्तरार्ध, तो धनु का 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये चतुष्पद राशि है। मकर, मकर में मैंने आपको बताया कि मकर के पहले हिस्से में हिरण दिख रहा है जिसके 4 पैर होते हैं, 4 पैर दिख भी रहे हैं। तो मकर राशि 0 से 15 डिग्री तक, 0 से 15 डिग्री तक चतुष्पद राशि कहलाएगी। अब कीट राशि जिसमें कीट है, अब कीट तो कर्क, केकड़ा भी है लेकिन वो जल में रहता है तो वो जलचर राशियों में माना जाता है। इसमें एकमात्र राशि है वृश्चिक जिसमें कि बिच्छू की आकृति है। और अंतिम जलचर राशि कर्क, केकड़ा जो कि जल में रहता है, फिर मकर, मकर का लेकिन आधा 15 से 30 डिग्री तक, क्योंकि पूर्व के भाग में हिरण है तो वह चतुष्पद राशि में आता है 0 से 15 डिग्री तक, और जलचर में आता है 15 से 30 डिग्री तक। और इसके अतिरिक्त मीन, मछलियां तो जल में रहती हैं। तो हमने राशियों के बारे में ये भी जान लिया कि मनुष्य राशि कौन सी है, चतुष्पद राशि कौन सी है, कीट राशि कौन सी है और जलचर राशि कौन सी है। इसका उपयोग जैसे मैंने बताया प्रश्न शास्त्र में किया जाता है। और आप हमारे संग जुड़े रहेंगे तो ज्योतिष का कोई भी विषय छूटेगा नहीं। बस आशा यही है कि आप नियमित और क्रम से इन वीडियो को देखेंगे, नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।